किस तरह की बीमारियां अधिकतर आपके सामने आती हैं और कौन से असाध्य रोग हैं जिनका इलाज आप बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं? कि चिकित्सा पद्धतियां जितना भी प्रयास कर रही वो बहुत सराहनीय है, लेकिन लोगों के दुख दर्द को कम करने के लिए अभी भी वो नाकाफी है। डॉक्टर कहता है कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते और होम्योपैथी तब सामने आती है। ऐसी और भी जटिल बीमारियां हैं जो किसी एक चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो सकती हैं। इसके लिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट का केंद्र बनाया जाए, और वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट का केंद्र यदि भारत नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? जिस अस्पताल में मरीज भर्ती है, जहां उसको बॉटल्स चढ़ रही हैं या आप बात करने की स्थिति में नहीं है, तो वो दवाइयां जो कारगर हो सकती हैं वो दवाइयां डॉक्टर देने से मना कर देता है। इतनी वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है तो उसको क्यों न कंबाइन करके डॉक्टर्स को अपना ईगो हटा करके मरीज के हित में सबको एक साथ आना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण था वो था कोरोना। आपने कोरोना की बात की, तो कोरोना के बाद ऐसे ऐसे केस सामने आए हैं जो 16 साल, 15 साल, 12 साल के बच्चे रहे, उनको भी कार्डियक अरेस्ट आया। तो इसको लेकर के आप क्या मानते हो? तो अगर वो अपना जो साइकिल है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसको चेंज कर देगा तो परेशानी तो होगी है ना। आपकी बात को राष्ट्रपति भी सुन लेती हैं, प्रधानमंत्री तक भी आपके सुझाव पहुंच जाते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर की बात करें, हम स्थानीय प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश की सरकार उन सुझावों पर अमल नहीं कर पा रही है। मैं वही बोल रहा था कि कई बार क्या होता है कि उसका परिणाम आने में थोड़ा समय लग जाता है। आज आज जो सरकार की बात कर रहे हैं आप, थोड़ा सा सरकार ने होम्योपैथी की तरफ ध्यान कम दिया। अभी मध्य प्रदेश में 11 आयुर्वेदिक कॉलेज की घोषणा की और एक ही होम्योपैथिक कॉलेज की घोषणा की गई उज्जैन में, लेकिन वो भी अभी तक बन नहीं पाया। होम्योपैथी चिकित्सा में एक आम धारणा बन गई है कि बहुत महंगी है। दूसरी धारणा ये बनी हुई है कि बहुत देर से असर करती है। कोई भी मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसा नहीं दिखता है जो 20,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक महीने की दवाई देता हो। मतलब 20,000 रुपए में तो उसको महीने भर की दवाई मिल जाएगी। तो जितने दिन में एक दिन वो अस्पताल में एडमिट रहता है, उतने दिन में अगर 1 महीने की दवाई मिल जाती है तो मुझे लगता नहीं है कि महंगी है, मुझे तो बहुत सस्ती लगती है। 10 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व होम्योपैथी दिवस है। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की जयंती है और इस दिवस को पूरे विश्व में विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पैथी कितनी पुरानी है इसका अंदाज इस बात से लगता है कि ये डॉक्टर हैनीमन की 271वीं जयंती है। तात्पर्य है कि लगभग 250 साल पुरानी इस पैथी को वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया पूरे देश में या पूरे विश्व में जो हासिल होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और इस पैथी के माध्यम से असाध्य बीमारियों के इलाज भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, जो एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। कई सारी बीमारियां हैं जिन्हें अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो लगता है मुझे कि डॉक्टर साहब से हम बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होम्योपैथी को लेकर के जो काम डॉक्टर ए.के. द्विवेदी साहब ने किए हैं उसमें उन्हें राष्ट्रपति तक ने सम्मानित किया है। राज्यपाल भी सम्मानित करते रहते हैं, विभिन्न राज्यों में सेमिनार में जाते हैं, इस बीच में अपनी किताबें लिखने का समय भी निकाल लेते हैं। एक पत्रिका भी मासिक प्रकाशित करते हैं और उसके अलावा सुबह से लेकर शाम तक मरीजों का जो तांता डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर लगा रहता है वो बताता है कि इस पैथी का भी फायदा लोगों को मिल रहा है और बहुत फायदा आगे उठाया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने आखिर होम्योपैथी चिकित्सा को सेवा का माध्यम क्यों चुना? सबसे पहले तो धन्यवाद गौरव भाई, आपने इतना सारा मेरे बारे में लोगों को बताया। देखिए, ये जो सेवा का मौका चुनना है ये हमारे हाथ में नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि साधन कोई सा भी हो, यदि आपने
समाज की सेवा का चुना है तो आप हर माध्यम से समाज की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही जटिल प्रश्न को इतना सरलता से पूछ लिया गौरव भाई ने। देखिए, हम जब छोटे थे ना तो हमको डॉक्टर का मतलब ये समझता था। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मिर्जापुर के पास एक छोटा सा गांव उत्तर प्रदेश में है। हमारा मतलब ये था कि डॉक्टर मतलब जो लोगों को लिटा करके बॉटल चढ़ाता है, हम उतना ही डॉक्टरी समझते थे। मैं बात कर रहा हूँ 1985-88 की। अब धीरे धीरे हम 10th में आ गए। पिताजी ने बोला कि अगर आपका 65% मतलब फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, 60% आ जाएगा तो हम नागपुर पढ़ने भेज देंगे। अब फर्स्ट डिवीजन लाना उस जमाने में तो बड़ा कठिन था। 1988 में मैं 10th में था, पर मैं हनुमान जी को जा करके रोज बोलता था कि मेरा फर्स्ट डिवीजन करा देना, क्योंकि मुझे तो नागपुर जाना था। डॉक्टरी वाक्टरी को तो कुछ समझती नहीं थी, लेकिन पढ़ने के लिए नागपुर जाना था। मेन तो नागपुर घूमना था। अब फर्स्ट डिवीजन आ गया गौरव भाई जी। हाँ, मतलब हनुमान जी की कृपा हो गई और पिताजी ने अपने वचन के अनुसार मुझे नागपुर पढ़ने भेज दिया। नागपुर गए तो वहाँ पूरा इंग्लिश मीडियम था। हमको तो इंग्लिश इतना ही आती थी कि 50 में से 17 नंबर लाना है ताकि पास हो सके, या 100 में से 33-34 नंबर लाना होता था। वहाँ पूरा मीडियम ही बदल गया। फिर हम वापस नागपुर से इलाहाबाद पहुंचे और वहाँ पे कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। उस जमाने में कृष्णा कोचिंग बहुत फेमस हुआ करता था। जब मैं इलाहाबाद पहुंचा, जो आज प्रयागराज है, प्रयागराज में उस समय जो भी लोग कोचिंग करते थे उन्होंने बताया कोई 6 साल से कोचिंग कर रहा है, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, किसी का पीएमटी में होता नहीं था। और पिताजी से तो बात हो चुकी थी कि अगर 1 साल में मैं पीएमटी निकाल लूंगा तो वो मुझे डॉक्टरी का पूरा खर्चा देंगे। अगर मैं नहीं निकाल पाया तो वो आगे मुझे नहीं पढ़ाएंगे, फिर अपना मुझे खुद को देखना है, क्योंकि बाकी दूसरे मेरे छोटे भाई बहन थे, मतलब उनके दूसरे बच्चे थे, उनको पढ़ाना था। तो एक दिन पेपर में एक खबर छपी। हमारा पड़ोसी एक था, वो लेकर के आया कि भाई साहब आप नागपुर के रहने वाले हो और नागपुर में ये होम्योपैथी में एडमिशन हो रहा है। तो हमको तो डॉक्टर बनने से मतलब था। उसने जैसे ही बताया कि नागपुर में एडमिशन हो रहा है और उसमें 4,000 रुपए की अभी व्यवस्था करनी है, तो इलाहाबाद से मैं मिर्जापुर पहुंच गया और पिताजी को बोला कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे होम्योपैथी में एडमिशन मिल रहा है नागपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। गोंदिया में होम्योपैथिक कॉलेज था, गोंदिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। पिताजी ने चाचा जी से और बड़ी बहन के ससुर जी से पैसे का इंतजाम कर दिया और मैं होम्योपैथी पढ़ने गोंदिया चला गया। जब मैं होम्योपैथी पढ़ रहा था तो मैं बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट हुआ करता था। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक हमारी क्लासेस लगती थी और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक डॉक्टर जो हमको पढ़ाने आते थे उनके दवा खाने पे या उनके अस्पताल पे ड्यूटी लगती थी। ऐसा करते करते मैं फर्स्ट ईयर पास हो गया। फिर सेकंड बीएचएमएस में आ गया। सेकंड बीएचएमएस में हमारे पास में ही जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ सूतिका गृह थी। तो सूतिका गृह में हम लोग डिलीवरी देखते थे, ऑपरेशन देखते थे, सारा सर्जिकल प्रोसीजर सीख गए धीरे धीरे। सेकेंड ईयर जब मैं पढ़ रहा था, उसी दौरान पड़ोस में एक बच्चा रहता था, एक परिवार। उस बच्चे के 20 नाखून खराब हो गए थे और उसी शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर के यहाँ उसका इलाज चल रहा था 1-1.5 साल से। उसका नाखून नहीं ठीक हुआ। उन्होंने बहुत क्रीम लगा लिया, बहुत इलाज किया। तो वो बच्चे को हमारे पास लेके आए। हम लोग एप्रॉन वगैरह पहन के चलते थे, स्टेथो गले में टांग के चलते थे, तो लोग डॉक्टर साहब बोलते थे। तो वो लोग लेकर के आए रूम पे, बोले डॉक्टर साहब ये बच्चे का देखिए नाखून खराब है, आप कुछ दवाई बता सकते हैं? तो हमने किताब पलटी, कुछ दवाइयाँ देखी कि नाखून पे अच्छा काम करती है, हमने उसको लिख दिया। वो दवाई वो लोग लेकर के आए और इसी बीच दिवाली दशहरे की छुट्टी हो गई। उस जमाने में 1-1.5 महीने छुट्टी होती थी। हम गांव चले गए। फिर गांव से जब वापस आए 1.5 महीने बाद, तो जैसे ही हम लोग रूम में पहुंचे, वो लोग दौड़ते दौड़ते आए और बोले डॉक्टर साहब देखिए आपके दवाई से तो बच्चे का नाखून बहुत अच्छा हो गया। तो ये बात उस कॉलोनी में बहुत तेजी से फैल गई कि जो दूसरे डॉक्टरों ने नहीं ठीक कर पाया वो 1-1.5 महीने में होम्योपैथी से ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छे डॉक्टर लोग हैं।
तो हमारे सामने ही एक लेडी रहती थी, वो बहुत सीनियर एडवोकेट थी और उनके घर में एक लड़की रहती थी। तो हम लोग खड़े होकर के वो लड़की को देखा करते थे। तो आंटी जी ने बुला लिया हमको एक दिन, तो हमको लगा कि कुछ लड़कों ने बदतमीजी किया होगा, पिटाई पड़ने वाली है। तो आंटी जी ने बोला कि बेटा मेरा सिर दर्द होता है, मेरे बाल झड़ते हैं, तो कुछ हमको दवाई ला दो आप। तो मैं बोला कि आंटी जी हम दवाई लिख देते हैं, आप ला लो। तो वो तो बहुत एडवोकेट थी, बड़ी एडवोकेट थी। बोले बेटा हम कहाँ लेने जाएंगे, आप ही जा करके ला दो हमारे लिए। तो उसने उस समय 20 रुपए दिया था। मैं 1993 या 94 की बात बता रहा हूँ। 20 रुपए बहुत होते थे। हम लोग गए, होम्योपैथिक दवाई खरीदे, बहुत कम पैसे में दवाई आ गई, पैसा बच भी गया। हम वापस गए आंटी जी को पैसा देने, तो बोले नहीं रख लो बेटा। तो उससे हम लोगों ने पिक्चर देखी, नाश्ता किया, पिक्चर देखी और दवाई इतनी आ गई कि हम दूसरे लोगों को फ्री में देने लग गए। तो ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारा ख्याति हो गई स्टूडेंट लाइफ में। फिर मैं फाइनल बीएचएमएस में आ गया। फाइनल बीएचएमएस में जब मैं आ गया तो जो हमारे सीनियर थे, जो लोग इंटर्नशिप कर रहे थे, वो लोग भी हमसे दवाई लेने आने लग गए। तो एक सीनियर ने बोला कि तू ऐसा कर, दवा खाना डाल ले मेरे नाम पे, मेरा तो कंप्लीट हो गया है, तो तू वहाँ बैठने लग जा। तो मैं फाइनल ईयर में ही दवा खाना चलाने लग गया वो सीनियर के नाम पे। फिर वहाँ मरीज आने लग गए। तो ऐसे धीरे धीरे हमने देखा कि होम्योपैथी का असर तो बहुत तेज है। तो हमने वो बाटल चढ़ाने वाला विचार ही बदल दिया। हमको लगा कि होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। फिर मैं 1999 में इंदौर आया। इंदौर में एक होम्योपैथिक कॉलेज था जो अब बंद हो चुका है, राजीव गांधी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। उसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट दिया। और उन्होंने, जब इंटरव्यू का टाइम था तो बड़ा डिस्कशन हुआ। मैं बोला 2 घंटे में प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। तो फिर मैं कॉलेज छोड़ करके प्रैक्टिस करने लग गया। मैं बोला कि डॉक्टरी मैंने पढ़ी है प्रैक्टिस करने के लिए। और ये 99 की बात थी। आज आप 2026 में देख रहे हैं कि वो डॉक्टर द्विवेदी और ये डॉक्टर द्विवेदी, इस 27-30 सालों का जो सफ़र था और 5-6 साल का पढ़ने का सफ़र अगर मैं बात करूं, तो पिछले 35 सालों में, 36 सालों में डॉक्टर AK द्विवेदी आपके सामने है और उसके किए हुए होम्योपैथी से प्रयास भी आपके सामने। 35 साल के इस जीवन में होम्योपैथी से कितने प्रकार के आप इलाज संभव मान रहे हैं और किस तरह की बीमारियां अधिकतर आपके सामने आती हैं, और कौन से असाध्य रोग हैं जिनका इलाज आप बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं? गौरव भाई, बीमारियां तो बहुत असाध्य आती हैं। मेरा बेटा भी अभी डॉक्टर बन गया है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरे दामाद जी डॉक्टर हैं। जब मैं रोज घर जाता हूँ तो वाइफ के साथ और बेटे के साथ डिस्कस होता है कि दुनिया में दुख बहुत है, करने के लिए बहुत है चिकित्सकों को। जो चिकित्सा, मैं केवल होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी चिकित्सा पद्धतियों की बात कर रहा हूँ कि चिकित्सा पद्धतियां जितना भी प्रयास कर रही वो बहुत सराहनीय है, लेकिन लोगों के दुख दर्द को कम करने के लिए अभी भी वो नाकाफी है। कल ही मेरे पास सिकल सेल एनीमिया का मरीज आया। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट लेडी थी, वो, उसके 2 बच्चे हैं। वो जब लेडी बाहर चली गई तो उसके पति ने मुझे बताया कि सर मैं बहुत दुखी हूँ, इनको सिकल सेल एनीमिया है, मैं इतना पैसे कहाँ से लाऊंगा। मैं भगवान के सामने आपको बोल रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आयुष्मान योजना लाई। उसने मुझे बताया कि इनको एवियन हो गया था। सिकल सेल के मरीजों में एवियन बहुत कॉमन है, उसको ब्लड नहीं बन रहा है, उसका हीमोग्लोबिन कम रहता है, बार बार बीमार हो जाती है। उसने आयुष्मान से इंदौर के एक बड़े अस्पताल में उसका हिप रिप्लेसमेंट कराया। आप सोचिए कितनी गंभीर समस्या है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा बच्चा पैदा हो जाए या परिवार में एक सदस्य हो जिसको हर 25 दिन में या हर महीने ब्लड लगाना हो, उसके दुख की आप कल्पना कर सकते हो। उसका पति मुझे बोला कि सर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हम कहा नहीं, हिम्मत मत हारो। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एक योजना लाई जिसमें सिकल सेल मरीजों का कार्ड बन रहा है। हमारे राज्यपाल साहब ने बहुत प्रयास किया। गवर्नर साहब मंगू भाई पटेल जी मेरे ऊपर बहुत स्नेह रखते हैं। मैं उनको पूरी जनता की तरफ से प्रदेश की धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आने के बाद यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के लिए बहुत बड़ा मुहिम चलाया।
कार्ड बनाया सरकार की तरफ से और 600 रुपये महीने उनके अकाउंट में आने लग गए। इसी तरीके से जटिल बीमारी है थैलासीमिया, इसी तरीके से जटिल बीमारी है अप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें शरीर में बोन मैरो काम करना बंद कर देता है। पूरे देश से अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट मेरे पास आते हैं, देश के बाहर से, जैसे नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से, दुबई से, पाकिस्तान के लोग तो आ नहीं पाते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं, कनाडा से, यूएस से, यूके से, सभी जगह से अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं। और देश का तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से हमारे पास पेशेंट नहीं आते होंगे। एम्स से, पीजीआई से, सीएमसी वेलूर से या अन्य बड़े अस्पतालों से जब ये बोल दिया जाता है कि आप जिंदा ही नहीं बचेंगे, तब लोग हमारे पास होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए इंदौर में आते हैं। और हम लोग जो एडवांस्ड होम्योपैथी देते हैं 50 मिलीस्मल पोटेंसी की, उससे वो लोग ठीक हो रहे हैं। ये ऊपर वाले की कृपा है। इसी तरीके से हर प्रकार के कैंसर में क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करा लो, मरीज ऑपरेशन करा लेता है। बोलते कीमोथेरापी करा लो, कीमोथेरापी करा लेता है। रेडियोथेरापी करा लो, रेडियोथेरापी करा लेता है। लेकिन फिर से जब उसको कैंसर हो जाता है, कैंसर में रिकरेंस, रिलैप्स बहुत तेज है, तब वो मरीज जब उन्हीं डॉक्टरों के पास जाता है तो वो लोग उसको देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास कुछ अब बचा नहीं है। तब ऐसे मरीज हमारे पास होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इवन कैंसर के ऐसे मरीज भी आते हैं जो अपना कीमोथेरापी पूरी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कीमोथेरापी के दौरान उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, या प्लेटलेट कम हो जाता है, या पैनसाइटोपेनिया कम हो जाता है। पैनसाइटोपेनिया मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारा ही कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। तो वो हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं कि होम्योपैथिक दवाई दे दें ताकि हमारा ब्लड बढ़ जाए, ताकि हम कीमोथेरापी कंटिन्यू कर पाए। नहीं तो उनको कीमोथेरापी के लिए भी ब्लड लगाने की जरूरत पड़ती है। तो गंभीरता की तो बात ही मतलब कितनी करें, वो बड़ा दुखद है। मैं हर मरीज आता है बोले डॉक्टर साहब मेरा दुख बहुत गंभीर है, मेरी परेशानी बहुत गंभीर है। मैं उनको बोलता हूँ कि आप एक दिन 3-4 घंटे दवा खाने में बैठ जाइए, दुख क्या होता है उसका आपको साक्षात्कार हो जाएगा। डॉक्टर कहता है कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते और होम्योपैथी तब सामने आती है। तो क्या होम्योपैथी और एलोपैथी को लेकर के, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब होम्योपैथी की दवाइयां आप लिखते हैं जी, तो जिस अस्पताल में मरीज भर्ती है, जहां उसको बॉटल्स चढ़ रही हैं या आप बात करने की स्थिति में नहीं है, तो वो दवाइयां जो कारगर हो सकती हैं वो दवाइयां डॉक्टर देने से मना कर देता है। हालांकि कुछ प्रयोग ऐसे भी देखे हैं कि मरीजों के परिजनों ने चोरी से वो दिया। दवाइयां दी और उनको रिकवर किया है। जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होम्योपैथी और एलोपैथी को क्लब करके इलाज करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाना चाहिए? गौरव जी, आप बहुत जनहित की बात कर रहे हैं। आपने राष्ट्रपति जी का जिक्र किया था। माननीय राष्ट्रपति जी देश की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने 10 जनवरी 2023 को मुझे मिलने के लिए सौभाग्य दिया था, सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मुझे समय दिया था। 10 जनवरी 2023 को मैंने माननीय राष्ट्रपति जी को ये निवेदन दिया था और मैंने 67 पेज का उनको लेटर दिया था। उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने मेरे से पूछा था कि डॉक्टर द्विवेदी ये बताइए कि क्या सिकल सेल की बीमारी होम्योपैथी से ठीक हो सकती है? मैंने बोला नहीं मैडम, सिकल सेल पैतृक बीमारी है, हेरिडिटी से आती है, वो किसी भी चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो सकती। ऐसी और भी जटिल बीमारियां हैं जो किसी एक चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो सकती हैं। मैंने माननीय से ये निवेदन किया कि इसके लिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट का केंद्र बनाया जाए, और वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट का केंद्र यदि भारत नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? हमारे भारत में आयुर्वेद है, हमारे भारत में योग है, एलोपैथी के इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, होम्योपैथी है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, सिद्धा है, इतनी वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है। तो उसको क्यों न कंबाइन करके डॉक्टर्स को अपना ईगो हटा करके मरीज के हित में सबको एक साथ आना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण था वो था कोरोना। कोविड टाइम में जब लोग आईसीयू में मर रहे थे तो लोगों ने होम्योपैथिक दवाई खाई, लोगों ने काढ़ा पिया, लोगों ने योग किया, लोगों ने भाप लिया।
मतलब उसी अस्पताल में वहाँ पे उनका पूरा प्रचलित एलोपैथिक इलाज चल रहा था। उसी अस्पताल में सुबह सुबह उनको योगा कराया गया, उसी अस्पताल में सुबह सुबह उनको भाप दिलाई गई, उसी अस्पताल में उनको नेचुरोपैथी दिलाया गया, उनको सारा कुछ कराया गया, साथ में आर्सेनिक एल्बम भी दी गई। तो जब लोगों के जीवन पे आ जाता है, मरने पे आ जाता है, तब वो सारा प्रयास करते हैं, तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो मैं आपके माध्यम से, आपके यहाँ से ये रिक्वेस्ट पुनः करना चाहता हूँ। अभी आप देखें गुजरात में WHO का बड़ा सेंटर बना है, होलिस्टिक केंद्र बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो भी होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो होलिस्टिक ट्रीटमेंट बिल्कुल आना ही चाहिए। ऐसी बीमारियाँ जिससे पूरी पीढ़ी परेशान हो जाती है, मैं गठिया की अगर बात करूं, मैं अस्थमा की बात करूं, आज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करूं, एलर्जीज की बात करूं, ऐसी बीमारियां जो बार बार हो जाती हैं, जिसमें एक बार ऑपरेशन होने के बाद फिर हो जाता है, जैसे स्टोन है, पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला है, उसके लिए हमको होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात करनी चाहिए। और ऑपरेशन जो है ना, वो लास्ट विकल्प होना चाहिए। उसको डॉक्टर ने बोलना चाहिए कि आप पहले दूसरी पैथी देख लीजिए, अगर उससे ठीक नहीं होगा तो हम ऑपरेशन कर देंगे। होता उल्टा है, मरीज हमारे पास आता है, बोले प्रोस्टेट बढ़ गया था, हमने ऑपरेशन करा लिया, अब फिर से हमको परेशानी हो गई, फिर उसी डॉक्टर के पास गए, वो फिर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो अब हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। स्टोन में भी यही होता है, उसको स्टोन हो जाता है, वो 1-2 बार भर्ती होते हैं, ऑपरेशन करा लेते 1-2 बार, फिर तीसरी बार होता है, फिर वही डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो अब भाग के हमारे पास आते हैं। कई बार मरीज ऑपरेशन के डर के मारे होम्योपैथी के पास आता है, कई बार जांच कराने के डर के मारे होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते आता है, और कई बार तो ज्यादा पैसे न खर्च हो इसके लिए भी होम्योपैथी दवाई लेने आता है। तो आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही उचित है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए सभी ने प्रयास करना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, लोगों का दुख दर्द, लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए सभी चिकित्सकों ने एक साथ एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे आना ही चाहिए। आपने कोरोना की बात की, तो कोरोना के बाद अगर हम देखें तो कार्डियक अरेस्ट और डायबिटीज के मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ी, और कार्डियक अरेस्ट में तो ऐसे ऐसे केस सामने आए हैं जो 16 साल, 15 साल, 12 साल के बच्चे रहे, उनको भी कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो इसको लेकर के आप क्या मानते हैं, और इसको से बचाव के क्या उपाय आम आदमी को करना चाहिए? गौरव भाई, बचाव के उपाय तो बहुत आसान है, लेकिन लोगों को करने के लिए बड़ा कठिन लगेगा। केवल कोरोना के बाद की ही बात नहीं है, कोरोना के पहले भी ऐसा होता था कि लोगों को हार्ट अटैक बहुत तेजी से आते थे। अब थोड़ा बढ़ गया है, तो बढ़ गया है ना, उसका कारण है कोरोना के टाइम में 4-6 महीने के लिए या लॉकडाउन के दौरान लोगों ने उनकी जो जीवन शैली थी वो बहुत परिवर्तित कर ली। लोगों का पूरा टाइम लैपटॉप पे चला गया, पूरा टाइम वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो कंप्यूटर पे चला गया, मोबाइल पे चला गया। तो जो हमारी जीवन शैली थी वो बहुत तेजी के साथ परिवर्तित हुई। उसके कारण कहीं ना कहीं उनका जो फिजिकल वर्क था, जो उनका हमारा जो एनर्जी थी, वो पूरा कंप्यूटर और लैपटॉप में केंद्रित हो गई। कहीं भी उनका बाहर जाना कम हो गया, सोशल नेटवर्किंग कम हो गया, मतलब सारा कुछ क्या हुआ कि मोबाइल में आ गया। आप देखें 2020 की बात है, 6 साल हो गए, तब और अब में भीड़ कम हो गई, लोगों ने थोड़ा मिलना जुलना कम कर दिया, अब थोड़ा पटरी पे आ रहा है, लेकिन सोच थोड़ी बदल गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बीमारी जीवन शैली में हुए परिवर्तन के कारण आ रहा है। हमको नियमित रूप से अपने जीवन शैली को समझाना चाहिए, उसको परिवर्तित करना चाहिए। मैं युवा पीढ़ी को खास करके आपके उससे आग्रह करना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी जो रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक मोबाइल चला रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कई सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि उनका बेटा रात को 2-3 बजे तक जगता है, पढ़ता है, मतलब पढ़ता है या काम करता है, और वो दोपहर में 2 बजे 3 बजे सो करके उठता है। उन्होंने बहुत समझा लिया, अब आप ही डॉक्टर साहब इसको समझाइए। तो अगर वो अपना जो साइकिल है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसको चेंज कर देगा तो परेशानी तो होगी है ना। अगर डायबिटीज की मैं बात करूं तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, वो
लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है, ऐसे ही ओबेसिटी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है, वो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ऐसे ही हार्ट अटैक भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो मैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को बदलने की बात करता हूँ। मैं 24 घंटे में से कुछ मिनट, 24 मिनट व्यायाम या वॉकिंग करने की बात करता हूँ, या स्विमिंग करने की बात करता हूँ, या साइकिलिंग करने की बात करता हूँ। तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है, हार्मोनल बैलेंस होगा। आज आपने बच्चियों की बात नहीं करी, उसी एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो 18 साल से 28 साल की बच्चियों को पीसीओडी हो जाता है, उनका मेंसेस रेगुलर नहीं आता है, उनके दाढ़ी पे बाल उगाते हैं। तो ये सारा जो है, ये हार्मोनल डिसबैलेंस है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। उसके लिए आपको थोड़ा सिट बात करना चाहिए, थोड़ा योग करना चाहिए, खान पान को व्यवस्थित करना चाहिए। मुझे लगता है यदि ऐसा करेंगे लोग, थोड़ा मेरे बारे में बुरा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अगर बुरा मानते हुए भी थोड़ा अपना लेंगे तो मुझे लगता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओबेसिटी, हार्ट अटैक और डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, अगर उस समय की हम परिस्थिति का आकलन जी, करें तो पूरे देश में बमुश्किल 15-20 होम्योपैथी कॉलेज रहे होंगे। नहीं, 200 थे। 200 कॉलेज। जी, लेकिन आज होम्योपैथी कॉलेज की संख्या बढ़कर 250 के ऊपर हो गई। ज्यादा हो। जी, स्टूडेंट्स भी मिल रहे हैं अब होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट्स को, वहाँ से बच्चे पढ़कर भी निकल रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या एक नज़र आ रही है कि कैरियर को लेकर के वो कहीं सक्सेस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक तो इस पैथी पर आम आदमी का भरोसा नहीं है, और दूसरा उन्हें वो विकल्प ऐसा नहीं मिल पा रहा है कि वो समाज के बीच में जाकर के काम कर पाए। तो मजबूरन उन्हें पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। होम्योपैथी चिकित्सा से पढ़े हुए छात्रों के रोजगार को लेकर, भविष्य को लेकर के आप कोई कार्य योजना समझते हैं या सरकार को दी हो आपने, इस बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। बहुत सही बात है गौरव भाई। आप, मुझे लगता है कि होम्योपैथी स्टूडेंट्स की जो बात करी है या कैरियर की बात करी है, वो इसका मतलब है कि आप बहुत डीप नॉलेज रखते हैं होम्योपैथी के क्षेत्र में। मैं अगर बात करूं प्लेसमेंट को लेकर के, तो आज पूरी दुनिया में देखिए, चाहे कोई सी भी पढ़ाई किया हो, चाहे एमबीए किया हो, चाहे एमटेक किया हो, प्लेसमेंट की हालत सभी जगह खराब है। लेकिन होम्योपैथी की जो स्थिति है, वो केवल गवर्नमेंट के ध्यान नहीं देने के कारण है। आप देखिए, मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा कि मध्य प्रदेश में जितनी भी पंचायत है, पंचायत स्तर पर होम्योपैथिक दवाखाना खोल दिए जाए। उससे हेल्थ के बजट को हम कम कर सकते हैं, लोगों को कम पैसे में दवाई उपलब्ध हो सकती है। वो नहीं हुआ तो मैंने जिला स्तर पे बात किया, संभाग स्तर पे बात किया। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने पंचायत जो मंत्री थे पूर्व में, उनसे जाकर के मिला था और उनको ये चीज़ बोला था कि हर पंचायत में होम्योपैथिक दवाखाना खुल जाए। आज संजीवनी क्लिनिक चला रहे हैं, संजीवनी क्लिनिक में उनको डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसी संजीवनी क्लिनिक, वहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अगर अपॉइंट करें। मैंने कई बार इसके लिए लेटर लिखा है। सरकार को क्या है, बार बार बोलना पड़ता है तब कोई चीज़ सामने आती है। कई बार रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है, लोगों को लगता है कि हम समुचित तरीके से प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं पीएससी वालों को कई बार बोलता हूँ कि आप इसके लिए नौकरी निकालिए, वो भी सरकार से हरी झंडी का इंतज़ार करते हैं। जो होम्योपैथिक क्लिनिक है उसकी संख्या बढ़ाने की मैं बात करता हूँ। मैंने कई बार हमारे यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं तुलसी सिलावट जी, उनसे भी मिल करके बोला। मैं मुख्यमंत्री, अगर पूर्व मुख्यमंत्री की बात करूँ तो मैंने कई बार माननीय शिवराज जी को बोला। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी से भी कई बार मेरी चर्चा होती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकारी सिस्टम यदि होम्योपैथिक को ध्यान दे, तो न केवल होम्योपैथिक चिकित्सकों को बेनिफिट मिलेगा उसका, बल्कि सरकारी सिस्टम को भी बेनिफिट मिलेगा। उनका हेल्थ का बजट कम होगा, होम्योपैथिक अस्पताल कम पैसे में बनाया जा सकता है, वहाँ पे ज़्यादा मरीजों को देखा जा सकता है। आप स्किन डिसऑर्डर्स में देख लीजिए, स्किन की ओपीडी बड़ी बड़ी होती है मेडिकल कॉलेजों में, लेकिन उनको राहत नहीं होती है। वहीं अगर स्किन के लिए अगर केवल होम्योपैथिक का क्लिनिक खोल दें या ओपीडी चलाने लगे तो उनको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ऐसे ही आर्थराइटिस के लिए क्लिनिक खोला जा सकता है। यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी में मैंने बात किया था कि जितनी भी ब्लड डिसऑर्डर्स है, सिकल सेल एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया या थैलासीमिया, उसके लिए होम्योपैथी की ओपीडी बनाई जाए।
मैंने कई बार लेटर लिखा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होम्योपैथी का विंग खोला जाए, हालांकि काफ़ी सारी जगह खुल गया है अब। मैं तो ये भी निवेदन किया था कि मेडिकल कॉलेजों में भी एक होम्योपैथी की डिस्पेंसरी होनी चाहिए। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, काफ़ी सारे अभी अपॉइंटमेंट भी हो रहे हैं। मैं बीच में हमारे जो प्रदेश के आयुष मंत्री हैं इंदर सिंह जी, उनके बंगले पे बैठा था, काफ़ी देर डिस्कशन हुई। उन्होंने भी होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात कही थी। उनका एक रिश्तेदार था जिसको कैंसर हुआ था और उसके बाद उसको वापस रिलैप्स हो गया, तो उन्होंने मेरे से मदद मांगी थी कि होम्योपैथी से क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट का सेंटर होना चाहिए और हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बोला था कि अभी मीडिया को नहीं बताना, पर वो ऐसी चर्चा निकल गई। तो सरकार भी इस बारे में सोच रही है, लेकिन सरकार के पास बजट और दूसरे बहुत सारे उनके अकाउंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो सबको मिला करके कई बार परिणाम देखने में लोगों को लेट मिलता है। लेकिन केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं, तो केंद्र सरकार में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने आते से ही सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने आयुष मंत्रालय बनाया। पहले आयुष विभाग हुआ करता था, हेल्थ मंत्रालय के अंडर में एक छोटा सा विभाग होता था। उन्होंने वेल एस्टैब्लिश आयुष मिनिस्ट्री बना दिया और आयुष मिनिस्ट्री बनने के बाद 2015 से मैं कंटिन्यू उस मिनिस्ट्री का मेंबर हूँ। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद में साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से होम्योपैथी और आयुष के क्षेत्र में पूरे देश में विकास हुआ है, रिसर्च को बढ़ावा मिल रहा है, जो वैलिडेशन था दवाइयों का उसको बढ़ावा दिया है, जटिल बीमारियों पे आज युवा पीढ़ी काम कर रही है, नए बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनको इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ाया जाने लग गया है। तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। मैं पिछले अगर 10-11 सालों की बात करूं, तो बहुत तेज़ी से होम्योपैथी में बदलाव आया है, जो आपको देखने को भी मिल रहा होगा। और मुझे लगता है आगे आने वाला समय होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छा है और नई पीढ़ी के लिए हम प्लेसमेंट भी बेहतर दे पाएंगे। आपकी बात को राष्ट्रपति भी सुन लेती हैं, प्रधानमंत्री तक भी आपके सुझाव पहुंच जाते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर की बात करें, हम स्थानीय प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश की सरकार उन सुझावों पर अमल नहीं कर पा रही है, स्थानीय प्रशासन अमल नहीं कर पा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के सुझाव अब ऊपर ही दिए जाना ज़्यादा उचित होंगे ताकि नीचे प्रॉपर तरीके से लोगों को लाभ मिल सके इसका? नहीं गौरव भाई, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। कोविड का टाइम था जब मार्च में 2020 में शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, तो उनके एक ओएसडी को मैंने बोला कि आर्सेनिक एल्बम केंद्र सरकार ने बोला है, तो मध्य प्रदेश सरकार में भी बांटनी चाहिए और जब सीएम साहब के साथ चीफ सेक्रेटरी जी होंगे तब आप मेरी बात कराना। मैंने ओएसडी साहब ने सीएम जी से बात कराई, वो फ़ोन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को दे दिया और बोला कि जैसा डॉक्टर द्विवेदी बोल रहे वैसा कर दीजिए। और उसके कारण जो प्रोटोकॉल केंद्र का था वो मध्य प्रदेश में लागू हुआ और मध्य प्रदेश में भी आर्सेनिक एल्बम सरकारी स्तर से बांटी गई। मैं वही बोल रहा था कि कई बार क्या होता है कि उसका परिणाम आने में थोड़ा समय लग जाता है। आज जो सरकार की बात कर रहे हैं आप, थोड़ा सा सरकार ने होम्योपैथी की तरफ ध्यान कम दिया। अभी मध्य प्रदेश में 11 आयुर्वेदिक कॉलेज की घोषणा की और एक ही होम्योपैथिक कॉलेज की घोषणा की गई उज्जैन में, लेकिन वो भी अभी तक बन नहीं पाया। तो कहाँ 11 आयुर्वेदिक कॉलेज और कहाँ एक होम्योपैथिक कॉलेज, डेफिनेटली कम है। मैं सरकार के सभी स्थानीय लोगों से भी बात करता हूँ, जो सुन लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है कि मेरी बात लोग सुन ले रहे हैं। मैं उसके लिए प्रदेश के भी अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री या आयुष मंत्री और सभी मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सरलता से तुलसी जी मिल लेते हैं, तुलसी सिलावट भाई, और सारी चीज़ सुन लेते हैं। तो सांसद जी हमारे बोलते रहते हैं कि आपको मध्य प्रदेश में क्या करवाना है होम्योपैथी से, या केंद्र में हमको क्या चाहिए होम्योपैथी से, वो हमें लिख करके दीजिए। तो सुन रहे हैं। कई बार सिस्टम की जो गतिविधियां हैं वो परिलक्षित होने में टाइम लगता है। नाखून से लेकर प्रसिद्धि के शिखर तक जी। आपके जीवन में ऐसा कौन सा मौका आया जब आपको बहुत ही अधिक गर्व महसूस हुआ हो, और वो एक मौका ऐसा कौन सा था कि जब आपको बड़ी पीड़ा हुई हो कि काश ये ना होता?
गौरव भाई, अभी परसों की बात मैं बताऊं, एक लेडी पेशेंट आई। उसने मेरे से पूछा कि उसके हस्बैंड ने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब, जब आप राष्ट्रपति जी से मिले थे तो आपको कैसा लगा था? तो मैंने उनको बताया कि भाई, जब मैं राष्ट्रपति जी से मिला था तो मुझे तो होश ही नहीं था। वो 15 मिनट का जो हमारा कन्वर्सेशन था, वो 15 मिनट जीवन के इतने सुखद पल थे कि मुझे उसका अंदाजा ही नहीं था। बाद में शंकर लालवानी जी ने बताया, माननीय सांसद जी ने, कि आपसे तो 15 मिनट बात किया और मेरे से 1 मिनट भी नहीं बात करा। तो वो जो जीवन का 15 मिनट था, मुझे लगता है उससे सुखद पल होम्योपैथिक चिकित्सकों के जीवन में नहीं आएगा, और मेरे जीवन में तो शायद ही वो ऊपर वाले की कृपा से आया होगा। वो जीवन बहुत ही सुखद पल था। और दुखद पल की अगर मैं बात करूं तो जो मरीज हमारे ट्रीटमेंट में होते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान मर जाते हैं, मतलब बच नहीं पाते हैं, हालांकि किसी भी चिकित्सा पद्धति ने मृत्यु पर विजय हासिल नहीं किया है, लेकिन जब मरीज मर जाता है और हमारे पास फोन आता है कि वो मरीज मर गया, तो वो मेरे लिए बहुत दुखद पल होता है। मैं शायद उनका जीवन नहीं बचा पाता हूँ, दुख ही कम कर पाता हूँ, लेकिन कई बार ट्रीटमेंट के दौरान अगर मरीज मर जाता है तो दुख तो होता है। होम्योपैथी चिकित्सा में एक आम धारणा बन गई है कि बहुत महंगी है। दूसरी धारणा ये बनी हुई है कि बहुत देर से असर करती है। इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? आम आदमी की जो धारणाएं हैं वो कितनी सही है? नहीं, धारणा बिल्कुल गलत है, सही तो है ही नहीं है। आप देखिए, आज किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाइए, एक दिन का रूम रेंट 5,000 से 15,000 रुपए तक है अस्पतालों में। एक दिन के दवाई का खर्च देख लीजिए, अगर वो किसी भी अस्पताल में जाए, मीडियम लेवल के अस्पताल में जाए, तो एक दिन के दवाई का खर्च 20,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक आता है। और कोई भी मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसा नहीं दिखता है जो 20,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक महीने की दवाई देता हो। मतलब 20,000 रुपए में तो उसको महीने भर की दवाई मिल जाएगी। तो जितने दिन में एक दिन वो अस्पताल में एडमिट रहता है, उतने दिन में अगर 1 महीने की दवाई मिल जाती है, तो मुझे लगता नहीं है कि महंगी है, मुझे तो बहुत सस्ती लगती है। और ऐसी बीमारियां जिसके लिए डॉक्टर लोग ये बोल देते हैं कि ये ठीक ही नहीं होगा, या जीवन भर आपको दवाई खाना पड़ेगा। अस्थमा में देख लीजिए, गठिया में देख लीजिए, अप्लास्टिक एनीमिया में देख लीजिए, उनको ये बता दिया जाता है कि आपको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र इसका साधन है। ऐसी बीमारियों में होम्योपैथिक दवाई से यदि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से छुटकारा मिल जाता है, अस्थमा में अगर उसको इनहेलर से छुटकारा मिल जाता है, जोड़ों में, गठिया में या स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस में अगर मरीज चलने लगता है, उसकी पेन किलर पे डिपेंडेंसी बंद हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है, बहुत जल्दी असर करती है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप डेंटिशियन में देख लीजिए, डेंटिशियन डायरिया हो जाता है, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, पीडियाट्रिशियन ही उनको होम्योपैथिक दवाई सजेस्ट कर देते हैं, और वो होम्योपैथिक दवाई कुछ दिन खाते हैं, बहुत आसानी से दांत निकल जाते हैं। आप मस से वाट्स देख लीजिए, आपने नाखून की बात किया था, मैं वाट्स की बात करता हूँ। वाट्स में लोग कई बार लेजर करा लेते हैं, लेजर के बाद भी वाट्स और कॉर्न ठीक नहीं होते हैं, तब वो लोग हमारे पास आते हैं, कुछ दिन दवाई खाते हैं, वाट्स और कॉर्न निशान तक खत्म हो जाता है, दोबारा निकलता ही नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत फास्ट ट्रीटमेंट है, लोगों को केवल सोच बदलने की जरूरत है, और वो आप ही कर सकते हैं। किसी भी अस्पताल में मरीज के जाते ही उसे सर्जरी सजेस्ट कर दी जाती है। क्या सरकार को कोई ऐसी पहल करना चाहिए या कोई नियम कायदे कानून बनाना चाहिए कि पहले प्राथमिक चिकित्सा दी जाए, उसके बाद सर्जरी के ऑप्शन को लिया जाए? इस दिशा में आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। जो चिकित्सक है अनावश्यक सर्जरी नहीं सलाह देता है, जहाँ पे इंडिकेशन है वहाँ पर मैं भी सर्जरी की सलाह देता हूँ। कई बार लोगों का घुटना इतना खराब हो जाता है कि मैं भी ट्रांसप्लांट के लिए उनको रेफर करता हूँ ऑर्थोपेडिक मित्रों के पास। कई बार हिप जॉइंट इतना खराब हो जाता है ईवीएन में कि मैं भी उनको सजेस्ट करता हूँ कि हिप रिप्लेसमेंट करा लीजिए। कई बार क्या होता है कि मरीज इतना फोर्स करता है कि मुझे तुरंत छुटकारा चाहिए, तो तुरंत छुटकारा के लिए डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर देते हैं। मरीज के कहने पर
स्ट्रांग से स्ट्रांग उसको दवाई लिख देते हैं, उसको दर्द सहन नहीं होता है, उसकी परेशानी सहन नहीं होती है। मरीज को भी ये समझना ज़रूरी है कि जब उसकी परेशानी हुई है, तो उसको ठीक होने में भी थोड़ा समय लगेगा। मैं एक जगह कोटेशन देख रहा था, एक जगह मैं गया था, वहाँ लिखा हुआ था कि जल्दबाजी के लिए भी समय की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमको बीमारी हुई है ना, तो हमको भी ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से बीमारी हुई है, तो बीमारी को ठीक होने में भी समय लगता है। तो क्यों ना हम ऑपरेशन के पहले दूसरी चिकित्सा पद्धति को कोशिश कर लें। अगर दूसरी चिकित्सा पद्धति में वो बीमारी ठीक हो सकती है, तो मुझे लगता है कि डे 1 पे ऑपरेशन के बजाय 2-4 दिन, 5 दिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो टाला जा सकता है। कई चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों से मिल करके, उनका अभिमत लेकर के फिर एक फाइनल डिसीजन होना चाहिए, जिसको प्लान्ड सर्जरी बोलते हैं। प्लान्ड सर्जरी की ओर डॉक्टर्स को भी जाना चाहिए और मरीजों को भी जाना चाहिए। तो ये थे होम्योपैथी के डॉक्टर ए.के. द्विवेदी की एक बहुत अच्छी नसीहत आपको और हमको देकर जा रहे हैं कि किसी भी इलाज के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। रोग मुक्त होने के लिए, दर्द से बचने के लिए कुछ दिन आप दर्द को सहन करिए। प्राथमिक चिकित्सा जरूर लें, उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो और भी बड़ा इलाज लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद भाई। और जो डॉक्टर साहब ने बीमारियां बताई हैं, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो सामान्य तरीके की बीमारियां हैं, लेकिन उनके इलाज हम बड़ी बड़े अस्पतालों में ढूंढते हैं। हम कोशिश करेंगे ऐसे इलाज के छोटे छोटे उपाय आपके साथ शेयर करें। डॉक्टर साहब आप सबके साथ शेयर करें। हम एक कैंपेन के तौर पर इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। आप खबर नेशन यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।